राधे राधे, शुभ संध्या। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करें अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अब पढ़ते हैं हम लोग हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ रहे हैं और अंतिम पड़ाव है। तो यह स्वतंत्रता पश्चात जो उपन्यास और जो रचनाएं लिखी गई, कविता, कहानी और नाटक, निबंध, जो भी, इसके पहले हमने पढ़ा और काव्य और लेखक प्रगतिशील काव्य धारा के अंतर्गत देख सकते हैं आप। तो अंतिम पड़ाव चल रहा है, 11वां दिन है आज। तो मैंने सोचा था 11 दिन में कंप्लीट कर लूँगी, थोड़ा एक दिन गैप की वजह से लेट हो गया, तो आज इसको पूरा कर दे रही हूँ। तो उपन्यास देख सकते हैं आप, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। और ये क्या है? अधिकांश स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों ने स्वाधीनता के उपरांत उत्पन्न बाह्य और आंतरिक स्थितियों पर कथानक को आधारित किया है। उपन्यासों की प्रवृत्ति तात्कालिक समस्याओं को सामाजिक संदर्भ में उभारने की अधिक रही है। स्वाधीनता के उपरांत जो परिवर्तन आया है उसे पूर्व स्थिति के साथ रख कर टूटते हुए आदर्शवाद, बढ़ते हुए अवसरवाद और ईमानदारी की कुटिलता के चक्रव्यूह में जूझते हुए दिखाना हिंदी उपन्यासकारों की प्रवृत्ति रही। सामाजिक परिवर्तनों को ब्यौरे से प्रस्तुत भी किया गया। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों को विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों में विकास का प्रवाह कम गतिशील होता है। इनका उद्देश्य वातावरण की विशिष्टता का चित्रण होता है। व्यतीत हुआ पात्र पाठक में एक प्रकार की कचोट या मोहकता भर देता है। आंचलिक कृतियों की प्रकृति, भाषा, रीति रिवाज सब मिलकर अपने आप में ही उद्देश्य बन जाते हैं। उनका आत्मीय विवरण ऐसा रंगीन होता है कि यथार्थगत विषमता ओझल हो जाती है। ऐतिहासिक विकास अपेक्षाकृत महत्वहीन हो उठता है। सभी आंचलिक उपन्यास के बारे में कथन समान रूप से लागू नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध और चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, फरिश्ता रेणु आदि के बारे में कथन दूर तक लागू होता है। मैला आंचल को शक्ति या उसके सविस्तार अंकन में है। मैला आंचल की शक्ति उसके सविस्तार अंकन में है। तो अगर आप मैला आंचल उपन्यास पढ़ें, उसके बारे में जानते हैं, तो उसका प्रकाशन वर्ष कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैला आंचल का कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। एक और उन पर पड़ता हुआ नई स्थितियों का दबाव और दूसरी ओर परंपरा का मोह है। इस तालमेल से दोनों की विशेषता निखर उठी है। शताब्दियों से एक रस जीवन पर नए युग की पहली चोट बहुत मार्मिक हो उठी है। इस आंचलिकता में कितना दारुण यथार्थ है और उसे दूर करने की कितनी शक्ति है, यह नहीं दिखाया गया। रेणु और प्रेमचंद का यह बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ऐसे आंचलिक उपन्यास अवश्य हैं जिनमें यथार्थ की विषम स्थितियाँ ओझल नहीं रहती, जैसे नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, बलचनमा, भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया धरती आदि। राही मासूम रजा का आधा गांव इसलिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि वह किसी मुसलमान लेखक द्वारा हिंदी में रचित उपन्यास है। यह अपने अकुंठ यथार्थ चित्रण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गाँव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा होने के कारण भी विशिष्ट है। इस गाँव के मुसलमान पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे हैं। मुसलमानों की हिंदुओं से विशिष्टता या भिन्नता तो लोग देखते थे, किंतु उन्हें किसी अंचल का अंग बनाकर पहली बार इसे उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का ऐसा उपन्यास है जो आंचलिकता और प्रगतिशील सामाजिक आंदोलन को साथ साथ चित्रित करता है। अब है सामाजिक पारिवारिक उपन्यास। इस दौर के सामाजिक पारिवारिक उपन्यास में टूटते हुए परिवारों, स्त्री पुरुष के नए संबंधों, राजनीतिक भ्रष्टाचार का पात्रों पर प्रभाव और यौन चेष्टाओं का चित्रण, यह सब मिला जुला मिलता है। यद्यपि कथानक प्रायः आर्थिक स्थिति एवं स्त्री पुरुष संबंध के ही चारों ओर घूमता है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र आदि में राजनीति मात्र को भ्रष्टाचार का स्रोत बताया जाता है। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे वस्तुतः नागरिक जीवन में रूढ़िग्रस्त संस्कारों की यातना की कथा है। मोहन राकेश के इस उपन्यास का प्रभाव उनकी अधिकांश कहानियों के प्रभाव से भिन्न नहीं। राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग उस दंपत की कथा है जो बेईमानी और कुटिल दांवपेच की दुनिया में नहीं रह सकता। इसमें भी ध्यान और राजनीतिक और नर नारी संबंधों के स्वार्थपूर्ण
उपयोग का उद्घाटन करने पर है। उपेंद्रनाथ अस्क मध्य वर्ग के जीवन की विविधता को उसकी संपूर्णता में प्रकाशित कर देते हैं। वे कथा को विस्तार से कहते हैं। निसंदेह अस्क में औपन्यासिक क्षमता है जो उसके क्षमता है जो उनके उपन्यास गिरती दीवारें में पूरी तरह दिखलाई पड़ती है। बड़ी बड़ी आँखें उनका अन्य उपन्यास है। कामकाजी नारी की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद मध्यवर्गीय संस्कारों का आघात उसे कैसे सहना पड़ता है, इसे चित्रित करने की दृष्टि से रमाकांत का उपन्यास तीसरा देश उल्लेखनीय है। बेघर में ममता कालिया ने गतकालिक नैतिकता से चिपटे नवयुवक की यातना का चित्रण किया है। यह उपन्यास आधुनिक जीवन की यौन नैतिकता की प्रतिष्ठा सहज ढंग से करता है। इधर असगर वजाहत का सात आसमान नामक उपन्यास इस कोटि की उत्तम कृति है। फ्रायड आदि मनोविश्लेषण शास्त्रियों का प्रभाव हिंदी कथा साहित्य पर स्वतंत्रता के पूर्व ही पड़ चुका था। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे ने मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया। इसी परंपरा में दर्शन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर देवराज राजा की डायरी लिखी। अज्ञे के उपन्यास नदी के द्वीप पर रणनीति, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण तीनों का प्रभाव है। कुल मिलाकर नदी के द्वीप यौन भावना प्रधान उपन्यास है जो अज्ञे की चिंतन पद्धति को ध्वनित करता है। अजय की डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें दाम्पत्य जीवन का विचलन, लड़कियों की शादी की समस्या, शिक्षा जगत में फैला भ्रष्टाचार, इन सब को एक दूसरे से संबद्ध कर दिया गया है। अब क्या लिखा गया? अस्तित्ववादी उपन्यास। अज्ञे का एक अन्य उपन्यास अपने अपने अजनबी है, जहाँ 3-4 लोग भयंकर बर्फीले मौसम में एक घर में साथ साथ रहने को बाध्य हो गया। मानव की अंतिम नियति मृत्यु उन पर छाई रहती है। मृत्यु के संदर्भ में उनकी अतीत और वर्तमान की चेष्टाएं महत्वहीन और निरर्थक लगती हैं। नियति और व्यर्थता बोध उपन्यास के केंद्र में है। अब क्या ऐतिहासिक उपन्यास जो है, इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास अधिकांशतः उन्होंने लिखे जो पहले से लिख रहे थे। वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी 1950 लिखा। वर्मा जी के उपन्यास की कथा वस्तु में विचित्रता एवं आकर्षण है। बुंदेलखंड का जीवन सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है, यह इनके उपन्यासों में पर्याप्त दिखाई पड़ता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिंह सेनापति 1957 लिखा। सिंह सेनापति का नाम अंगुत्तर निकाय में आया है। सिंह सेनापति ने 1957 लिखा, अंगुत्तर निकाय में आया है। सिंह सेनापति 1957 में लिखा राहुल सांकृत्यायन ने। सिंह सेनापति का नाम अंगुत्तर निकाय में आया है। वह जैन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। उस युग के अनेक सूत्रों को अपने युग से मिलाना इस उपन्यास का उद्देश्य मालूम पड़ता है। चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू 1949 नामक एक बृहत रोमानी उपन्यास लिखा, जिसमें कथा को ऐतिहासिक वातावरण में देखा गया है। लेखक ने हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत के विलासी और मादक रूप को धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बीच प्रस्तुत किया है। इसी बीच पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1977 लिखा। इन उपन्यासों में द्विवेदी जी अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ होते गए हैं। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा में वातावरण और मनस्थितियों की तीव्रता और संयम का चित्रण प्रधान था। चारुचंद लेख की मूल कथा प्रबंध चिंतामणि से ली गई है। इसमें आदिकालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियां चित्रित है। उस काल में अनेक धार्मिक साधनाएं किस प्रकार एक दूसरे से टकरा रही थी, यह देखने में आ जाता है। इस उपन्यास का मूल उद्देश्य धार्मिक कर्मकांड और रहस्यमयता की निस्सारता दिखाकर मानवीयता को प्रतिष्ठित करता है। पुनर्नवा में लोरिक चंदा की लोक कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़कर कथा में कालिदास को भी ले आया गया है। इसमें सामाजिक विधि निषेधों की पुनर्परीक्षण की गई है। अनामदास का पोथा छांदोग्य उपनिषद की कथा पर आधारित है। इसमें परम सत्ता विषयक ज्ञान साधना और रागात्मक वृत्ति का एक प्रकार से सामंजस्य है। द्विवेदी जी के उपन्यासों में प्राचीन भारत का वातावरण सांस्कृतिक साधना के साथ इस ढंग से चित्रित किया जाता है कि वे आधुनिक मानव की बाह्य और आंतरिक समस्याओं का समाधान
समाधान की व्यंजना करने लगती है। अमृता नागर का उत्कृष्ट उपन्यास मानस का हंस 1974 में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी के महान कवि तुलसीदास के मानसिक विकास और इस युग की विविधतापूर्ण जीवन को साक्षात कर देता है। राजनीतिक उपन्यास। इस दौर में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखकर ऐसे सामाजिक उपन्यास लिखे गए जिनसे ऐतिहासिक प्रभाव की अनुभूति पाठक की हो जाती है। इसमें सामान्य जन समूह पर पड़ते हुए राजनीतिक दबाव को बहुत सामान्य घटनाओं और मनोस्थितियों के चित्रण के माध्यम से सांकेतिक किया गया है। यशपाल का झूठा सच, अमृता नागर का बूंद और समुद्र, विश्व साहनी का तमस ही उपन्यास ऐसे ही उपन्यास हैं। इसमें लेखक की परिपक्वता, राजनीतिक समझ, राजनीति को बहुत व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। झूठा सच 1958 विभाजन की महाकाव्यात्मक गाथा है। भारत विभाजन की त्रासदी कितनी भयंकर और प्रभाव में दूरगामिनी है, इस पर यशपाल जैसे पुराने क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध लेखक का ध्यान जाना उचित ही था। एक प्रचारित झूठ यानी सांप्रदायिकता ने कितने बड़े सच अर्थात भारतीय जनता की वास्तविक आकांक्षा को पीछे धकेल दिया। इस घटना ने कितने व्यक्तियों को कितने रूपों में पीड़ित किया है, इसकी ही वेदना यह उपन्यास पाठक को संप्रेषित करता है। कामतानाथ का काल कथा और अमरकांत का इन्हीं हथियारों से स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। महानगरी उपन्यास कैसे लिखे गए? तो महानगरीय जीवन को लेकर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने मुर्दाघर और पंकज बिष्ट ने लेकिन दरवाज़ा लिखा। मुर्दाघर बम्बई के वेश्या जीवन पर और लेकिन दरवाज़ा दिल्ली के साहित्यकारों के हास्योन्मुखी सुविधा खोजी जीवन पर आधारित है। मन्नू भंडारी, काप कबंडी और महाभोज भी आधुनिक जीवन की विसंगतियों को रूपायित करते हैं। अलका सरावी ने कल काया बायापास प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। व्यंग्य प्रधान उपन्यास कौन से लिखे गए? तो भैरव प्रसाद गुप्त ने अंतिम अध्याय नामक उत्कृष्ट व्यंग्यपरक उपन्यास लिखा। इस दौर में अन्य प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और मनोहर श्याम जोशी का कुरकुर स्वाहा है। जोशी का कसब क्षेत्रीय प्रेम कथा है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा शिक्षा जगत की हलचलों का चित्रण मौलिक ढंग से करता है। इस क्षेत्र को उपन्यास के विषय के रूप में चुनना महत्वपूर्ण प्रयोग है। पंजाब की विभाजन पूर्व स्थितियों का स्मृति रूप कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा में दिखलाई पड़ता है। अब कहानी कैसे लिखी गई? इस कालखंड का सामान्य परिचय देते हुए कहा जा चुका है कि स्वाधीन भारत के सुदूर क्षेत्रों में निर्माणकार आम चुनाव, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जगाने एवं शिक्षा का प्रसार होने से इन क्षेत्रों का संबंध नगरों से अभूतपूर्व तौर पर जुड़ा, जिससे आंचलिक साहित्य सामने आया। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार होने और नौकरी पाने से परिवार में उनकी स्थिति बदली। महानगरों में औद्योगिक विकास होने से सामूहिक जीवन का महत्व सामने आया। व्यक्ति का मनोजगत कहीं जटिल हो गया। हिंदी कहानी पर इन सब का दबाव पड़ा। इससे वस्तु संवेदना के साथ कहानी का रूप विधान भी बदल गया। 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन चल निकला। इस कहानी आंदोलन को प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानी के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नई कहानी के माध्यम से उन्होंने हिंदी की अनेक प्रतिभाशाली कहानीकार दिए। हिंदी को नई कहानी के आंदोलन ने स्वातंत्र्योत्तर स्थितियों के दबाव में पैदा होने वाली मानसिकता की जटिलता को अपने संवेदना में समेट लिया। इसलिए नई कहानी की वस्तु संवेदना के अनेक पक्ष हैं। उन सभी को सामूहिक तौर पर नई कहानी की वस्तुगत विशेषताओं में गिना जाता है। आंचलिकता, नए पारिवारिक संबंध, भ्रष्टाचार, व्यंग्य, विडंबना आदि नई कहानी की संवेदना का निर्माण करते हैं। आंचलिक कहानियों से तात्पर्य उन कहानियों से है जिनमें किसी क्षेत्र के वातावरण की विशेषता को रेखांकित करना कहानीकार का उद्देश्य होता है। इस दृष्टि से आंचलिकता को ग्राम कहानी से अलग किया जा सकता है। ग्रामीण जीवन की कहानियों में देहाती वातावरण हो सकता है, किंतु वातावरण का चित्रण अपने आप में उद्देश्य नहीं होगा। वे ग्रामीण जीवन की कोई चारित्रिक या सामाजिक समस्या को सामने लाएंगे। आंचलिक कहानीकार समस्या को लाएंगे भी तो ऐसे ढंग से कि वही कहानी का मुख्य विषय बन जाए। जी हाँ, जो हो स्वाधीनता के कुछ वर्षों बाद ही ग्रामीण जीवन को लेकर लिखी गई कहानियों का दौर चला। ऐसी स्थितियाँ और चरित्र जो सर्वदा के लिए लुप्त हो रहे हैं या अपनी ग्रामीण विचित्रता के कारण असामान्य चित्रित होने लगे। शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ,
मार्कंडे की गुलरा के बाबा ऐसी ही चरित्र प्रधान ग्रामीण कहानियाँ थीं। आंचलिकता की चर्चा वस्तुतः रेणु के उपन्यास मैला आंचल से शुरू हुई। रेणु की कहानियों में पात्रों की चेष्टाएं, भाषा आदि क्षेत्रीय वातावरण से घुली मिली होती हैं। इंद्रिय बोध, लोक कथा, लोक धुनें रेणु की कहानियाँ के विशिष्ट उपादान हैं। अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कथा के आधार पर रेणु ने कहानीकार के रूप में मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। भारतीय समाज, विशेषतः सवर्ण समाज में नारी की स्थिति दयनीय रही है। स्वाधीन भारत में शिक्षित और नौकरी प्राप्त नारियां भी कहानियों के पात्र बनने लगी। पहले की कहानियों में पत्नी या प्रेमिका ज़्यादा व्याकुल होती थी। प्रेमी या पति उपेक्षा दिखाता था या कहीं और अनुरक्त हो जाता था। पत्नी या प्रेमिका को अधिकतर उस पर रिझी हुई या प्रेममग्न दिखाया जाता था। मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी में नायक उद्विग्न है। उसे पाठक की सहानुभूति की तलाश है। कारण यह है कि उसकी पत्नी उसकी उपेक्षा करती है। पत्नी नौकरी करती है और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र है। नर नारी के प्रेम की अवधारणा में जो उदारता कहानियों में दिखलाई पड़ी है, उसका कारण कहीं न कहीं नारी के आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और शिक्षित होना भी है। इस दृष्टि से कमलेश्वर का राजा निर्बंसिया और रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल छोटी पत्नी उल्लेखनीय है। स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर एक साहसपूर्ण कहानी कृष्णा सोबती की मित्रों मरजानी है। बदलते हुए पारिवारिक संबंधों के साथ मध्यवर्गीय व्यक्ति अनजाने क्रमशः अपने मानवीय संवेदना खो बैठता है। इसे राजेंद्र यादव ने टूटना जैसी कहानी में व्यक्त किया। आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, इसे सानी ने इमारत ढहाने वाले कहानी में दिखाया है। सानी मानव संबंधों को उभारने में कुशल हैं। इस प्रसंग में नारी जीवन की एक रास्ता को मार्मिक तौर पर उभारने वाली कहानी रोज का उल्लेख अनिवार्य है। इसके लेखक अज्ञ हैं। इस बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति हिंदी की कहानी चीफ की दावत भीष्म साहनी की है और वापसी के माध्यम से क्रमशः भीष्म साहनी तथा उषा प्रियंवदा ने दर्शाया। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से महत्व दिखाया गया है। वापसी निहायत निर्मम ढंग से दिखाती है कि सेवानिवृत्त होकर मनुष्य अपने ही परिवार में किस तरह फालतू हो जाता है। वापसी कहानी में टूटते हुए संयुक्त परिवार की विवश स्वीकृति है। स्थानीय भारत में गुजरती हुई पीढ़ी की वास्तविक वेदना तीव्रतम रूप से अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी में व्यंजित हुई। इस कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है बेटा और आतुरता की धार पर वेदना सहता है पिता की पुत्र से आशाएं आकांक्षाएं मानो अतीत की वर्तमान के प्रति शुभकामनाएं हैं। सकलदीप बाबू की व्यग्रता और अधीरता की चेष्टा में मध्यवर्गीय समाज की रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, एक रास्ता और उन सब से उबरने की मानसिकता है। अमरकांत की कहानियाँ हमारे सामाजिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को एक यातनागर की तरह पेश करती हैं और इससे उबरने की असफल चेष्टाओं का चित्रण करके यातनाग्रस्त समाज की दयनीयता को और मार्मिक बना देती हैं। स्वाधीन भारत के मध्य वर्ग में उपजी प्रायः हर प्रकार की कुटिलता किस प्रकार आदर्शवादिता के आवरण में आचरण करती है, इसका चित्रण हिंदी कहानी में समर्थ तौर पर अमरकांत के यहाँ मिलता है। वे अभावग्रस्त पात्रों पर दया नहीं दिखाते, उन्हें भी काइयाँ दिखाकर उनकी निरीहता दिखाते हैं। इस दृष्टि से वे प्रेमचंद की कफन जैसी कहानी की परंपरा का विकास करते हैं। जिंदगी और जोंक, सप्ताहांत, मूस, मकान, हत्यारे, इसी तरह की कहानियाँ हैं। अमरकांत के यहाँ स्वतंत्रोत्तर भारत का तो मुँहापन व्यक्त हुआ है। इस स्थिति को झेल कर भी मनुष्य यथासंभव मूल्यवत्ता संजोए हुए है। यह शेखर जोशी की कहानियों की मुख्य संवेदना है। मूल्यवत्ता को प्रकट करने वाली कहानियाँ प्रायः भाव आदि पद्धति पर रची जाती हैं। शेखर जोशी ऐसी कहानियों को भी जटिल ताने बाने से तैयार करते हैं। इस रचनात्मक क्षमता के वे अकेले कहानीकार हैं जो दबे सधे और निश्चित ढंग से पात्रों की मानवीयता उभार सकता है। कोसी का घटवार का प्रेम, दाजू में पहाड़ी लड़के का स्वाभिमान, बदबू में जड़ व्यवस्था का अंग बनने की अस्वीकृति, हलवाहा में निश्चयात्मक बोध इसी रचनात्मक शक्ति में निर्मित है।
निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले कहानीकार हैं। यहाँ बाह्य परिस्थितियों से जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव मन पर इस तरह पड़ता है कि पाठक मनोजगत में रम जाता है। स्थितियों का ठोसपन या उसका बाहरीपन निर्मल वर्मा की कहानियों में कम महत्वपूर्ण है। संगीतात्मकता और दृश्यों का संवेदनशील वर्णन उनकी शैली की विशेषता है। निर्मल वर्मा संवेदना की सूक्ष्मता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है, व्यापकता के लिए नहीं। नई कहानी के रूप विधान की विशेषता कहानी के सारे तत्वों का संश्लेष है। इसमें तत्वों की सत्ता अलग नहीं रह गई है। वातावरण उद्देश्य भी व्यंजित कर सकता है। भाषा वातावरण का भी काम करती है। नई कहानी में कथा तत्व का हास हुआ है। इसकी क्षतिपूर्ति प्रधानता नाटकीयता, सादृश्य विधान, प्रतीकात्मकता एवं बिंब विधान से हुई है। नई कहानी में पूर्व दीप्ति, चेतना प्रवाह आदि शैलीगत प्रयोग उचित मात्रा में मिलते हैं। नई कहानी आंदोलन से अलग रहकर जिन कहानीकारों ने अपनी पहचान बनाए रखी उसमें जैनेन्द्र यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अज्ञेय, भक्ति भगवती वर्मा, द्विजेंद्रनाथ मिश्र, निर्गुण तथा चंद्रगुप्त विद्यालंकार उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने भारत विभाजन के कारण उत्पन्न शरणार्थी समस्या और उनकी शरणार्थियों की स्थिति पर अनेक कहानियाँ लिखी। जैनेन्द्र पहले की तरह मन की गहरी परतों को खोलने वाली कहानियाँ लिखी। विष्णु प्रभाकर सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर हर प्रकार की मानव पीड़ा से व्यथित होने वाले बाधा मुक्त कहानीकार हैं। भावप्रवण कहानियाँ लिखने के लिए द्विजेंद्रनाथ निर्गुण और चंद्रगुप्त विद्यालंकार भी विख्यात हैं। 7वें दशक के मध्य से भारतीय जनमानस में प्रतीक्षा का भाव समाप्त हो चला। इसके स्थान पर मोह भंग और सामाजिक परिवर्तन के लिए आतुरता, धीरता का भाव पैदा हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह नेहरू युग की समाप्ति के बाद राजनीतिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की व्यापक मांग कर ही प्रतिफलन था। कहानी की रचना में रत होने वाले नवयुग कहानीकार सत्ता के प्रति आक्रोश में रवैया रखते थे। उनका यह रवैया उनकी कहानियों में प्रकट हुआ। जिन कहानीकारों में एक आक्रोश के साथ स्थिति की पहचान और समझ में थी उन्हें सार्थक कहानियाँ लिखी। यह आक्रोश और समझ नए कहानीकारों की भाषा को बाड़ी एवं खुलापन देती है और व्यंग्यपूर्ण तेवर में। भ्रष्टाचार कितना सहज और स्वीकार्य बन गया इसकी अभिव्यक्ति इन कहानीकारों की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसी कारण इनकी रचनाओं में घृणा और क्षोभ है। इसे स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, शिव मूर्ति, ज्ञानरंजन, काशीनाथ सिंह, पंकज बिष्ट, असगर वजाहत, मिथिलेश्वर, कामतानाथ और संजय की कहानियाँ कलात्मक संयम के साथ व्यक्त करती हैं। इन कहानीकारों में मिलने वाला व्यंग्य वास्तविक और पैना है। इसी बीच कुछ ऐसी कहानियाँ भी आई हैं जो विकसित स्थिति की संभावनाओं पर भी ध्यान देती हैं। मधुकर सिंह की एक कहानी लहू पुकारे आदमी में दिखाया गया है कि गरीब सवर्ण और गरीब अवर्ण वस्तुतः समान है। इसी प्रकार अमीर सवर्ण और अमीर अवर्ण भी। यह वर्ग चेतना केवल किताबी बोध नहीं है बल्कि चुनाव और शिक्षा का परिणाम है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह में एक असहाय ग्रामीण पात्र पुलिस और उच्च वर्ग की मिलीभगत की पहचान कर सुलह अपने ढंग से यानी जालिम को पीट कर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित जीवन की पठनीय कहानियाँ लिखी हैं। अब क्या नाटक एवं एकांकी जो लिखे गए इस युग में। स्वातंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में नाटकों की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। यह भी अनुभव किया गया कि नाटकों की रचना के लिए यह समय उपयुक्त है, किंतु उस मात्रा और गुण में नाटकों की रचना नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदी के अपने रंगमंच का अभाव है। हिंदी क्षेत्र में लोक नाट्य रूपों की कमी नहीं। स्वांग, नौटंकी, विदेशिया, सफेड़ा यहाँ के बहुप्रयुक्त लोक नाट्य रूप है, किंतु परिनिष्ठित साहित्य रंगमंच का उससे कोई व्यवहारिक संबंध नहीं रहा। हिंदी के साहित्यिक नाटक प्रधानतः पाठ्य रचनाएं हैं। अब तक केवल भारतेंदु के नाटकों के विषय में ही बात कही जा सकती है कि उनका जीवित संबंध हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा से है। पहले से लिखने वाले अनेक नाटककार स्वाधीन भारत में भी नाटकों की रचना करते रहे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने गांधी जी पर मृत्युंजय 1958 रचा। उदय शंकर भट्ट ने शक विजय 1949, नया समाज 1955 आदि लिखा। स्वाधीन भारत के नाटक साहित्य में पहला उल्लेखनीय नाम जगदीश चंद्र माथुर का है, जिन्होंने कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969 और दशरथ नंदन 1974 लिखा। इन नाटकों का महत्व भी विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक है। अभिनेता या रंगमंचयता की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम। इनमें कम सर्वाधिक प्रसिद्ध कोणार्क है, जिसमें कलाकार के संघर्ष की समस्या को प्रस्तुत किया गया है।
दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर का, जिन्हें कोणार्क 1951 लिखा। गीति नाटकों की परंपरा में धर्मवीर भारती का अंधा युग 1955 निसंदेह स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। इसकी अभिनेता भी पुष्ट है। महाभारत के अंतिम अंश को कौशल के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसमें युद्ध की समस्या कम है, अस्तित्ववादी जीवन दर्शन का प्रतिपादन अधिक। इसके रूपात्मक ढांचे पर ग्रीक नाटकों का प्रभाव स्पष्ट है। इसका दूसरा उल्लेखनीय गीति नाटक दुष्यंत कुमार का एक कंठ बिस्पाई 1963 का। तो गीति नाट्य है अंधा युग, और इस समय का एक कंठ बिस्पाई 1963 में एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार का, और धर्मवीर भारती का 1955 में अंधा युग। मोहन राकेश अब तक स्वाधीन भारत के सबसे सफल हिंदी नाटककार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक कथानक पर आधारित अपनी नाट्य कृतियों को समकालीन बोध से कुशलतापूर्वक संयुक्त किया। आषाढ़ का एक दिन 1958 कालिदास पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु की मूल सामग्री कालिदास की रचनाओं से जुटाई गई। इसमें रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया। इसमें रचनाकार की निजी और रचनात्मक नैतिकता भी इससे अप्रभावित नहीं रहती। इसमें प्रेम संबंध की समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आधे अधूरे 1969 स्वतंत्रता भारत का पहला हिंदी नाटक है, जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सभी पात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आचरण में अपूर्ण हैं। अधूरेपन का यह एहसास हमारे युग की नियति है। मोहन राकेश का एक अन्य प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस 1963 है। यह अश्वघोष की कृति सौदर नंद पर आधारित है। लक्ष्मी नारायण लाल ने अभावग्रस्त ग्राम्य जीवन के सामाजिक और पारिवारिक संघर्ष को अंधा कुआं 1955 में प्रस्तुत किया है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र अलग है और लक्ष्मी नारायण लाल अलग है। को अंधा कुआं 1955 में प्रस्तुत किया है। मादा कैक्टस 1959, रक्त कमल 1962 और आदि उनके प्रतीकात्मक नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अभिनेता होती है। वे रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तोता मैना शगुन पंक्षी उनकी प्रयोगात्मक रचना, जिसमें लोक शैली को अपनाया गया है। अन्य नाटककारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुरेंद्र वर्मा ने, जिन्होंने द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग की रचना की है। इन नाटकों का विषय सामाजिक पारिवारिक भी होता है और ऐतिहासिक भी। सरस्वती सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुद्रा रक्षस आदि ने भी नाटकों की रचना की ओर ध्यान दिया। इधर भी इसमें शामिल है हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में और माधवी की रचना की है। कबीरा खड़ा बाजार में हानुस एवं माधवी सफलतापूर्वक दूरदर्शन पर दिखाए जा चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद सफल उल्लेखनीय एकांकी बहुत कम रचे गए हैं। बात यह है कि एकांकी के नाम पर अधिकांशतः रेडियो एकांकी लिखे जाते हैं, जो बहुत कम सामयिक विषयों पर और रेडियो की मांग पर तैयार किए जाते हैं। उपेंद्रनाथ अस्त, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर और आदि प्रसिद्ध एकांकीकार केवल रेडियो एकांकी में नहीं लिखते थे। रेडियो एकांकियों का साहित्य प्रायः बहुत ऊंचा नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत कम नाम इस बीच उभर कर आए। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल मुख्यतः नाटककार, उन्होंने एकांकी भी लिखे हैं। एकांकी विधा को अपनाने वाले रचनाकारों में विनोद रस्तोगी और चिरंजीत भी उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः नाटक ऐसी विधा है जो वस्तुनिष्ठता की बहुत मांग करती है। नाटक केवल लिखा नहीं जाता, वह अभिनीत होकर दर्शकों से तादात्म्य स्थापित करने के बाद पूरा होता है। इस दृष्टि से हिंदी नाटक अपने युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते नहीं प्रतीत होते। इस युग में कथनीकरणी के अंतर का जो बोध है, उसे प्रकट करने के लिए नाटक सर्वोत्तम विधा है। इसलिए अन्य साहित्य विधाओं में नाटकीयता का महत्व बढ़ गया है। हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा का थोड़ा बहुत उत्थान जन नाट्य मंच इप्टा में दिखलाई पड़ा था। अब बीप तनवीर के आगरा बाजार और चरणदास चोर को हिंदी का जातीय नाट्य परंपरा की आशाप्रद कृतियाँ समझना उचित होगा। अब देखते हैं निबंध को। निबंध एक ऐसी विधा है जो विचार परक और अनुभूति परक दोनों हो सकती है। विचार परकता उसे शास्त्र की ओर ले जाती है और अनुभूति परकता सर्जनात्मक साहित्य की ओर। पंडित शुक्ल जी के निबंध विचार परक हैं। वे अपने निबंध में शास्त्र काव्य शास्त्र का निर्माण करते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अधिकांश निबंध सर्जनात्मक साहित्य की कोटि में आते हैं।
द्विवेदी जी के निबंधों की चर्चा पिछले क्षेत्र के निबंधकारों के साथ हो चुकी है। उनके अनेक श्रेष्ठ निबंध स्वातंत्रोत्तर काल में भी स्वातंत्रोत्तर काल में भी निकले। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आम फिर बौरा गए, ठाकुर की बटोर आदि। वे अंतिम समय तक निबंध लिखते रहे। देवदारू और कुटज जैसे निबंध 1960 के बाद लिखे गए। द्विवेदी जी मूलतः सर्जनात्मक या ललित निबंधकार हैं। उनका मन सबसे अधिक इसी विधा में रमा है, अतः उनके निबंधों पर यहाँ भी कुछ चर्चा कर लेना अप्रासंगिक नहीं होगा। द्विवेदी जी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। उनकी पद्धति आश्चर्यजनक रूप से नृतत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और भाषा विज्ञान की आंतरिक निर्माण पद्धति से मिलती जुलती है। वे सिक्कों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि को ही नहीं, भाषा, रीति रिवाजों, मिथकों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, यहाँ तक कि बच्चों के खेल का भी इतिहास की आधारभूत सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। यह अवश्य है कि वे इतिहास को इतने स्थूल रूप में नहीं लेते। अपने अगाध पांडित्य को बोझ न बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह सोच समझ पाना और अनुभव कर पाना उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। वे हर जानकारी, हर अनुभव को सामान्य मनुष्य के व्यापक हित की कसौटी पर कसते हैं। कालबोध उनके चिंतन की दूसरी विशेषता है, जिसे वे कई बार मनुष्य की जय यात्रा जैसे प्रयोग से प्रकट करते हैं। हिंदी काल की निर्बाध अकुंठ गतिशीलता में सार तत्व क्या उनकी मुख्य चिंता है। द्विवेदी जी की वनस्पत, साहित्य, भाषा, इतिहास सबका इतिहास बताते हैं, जिससे उन सब को हम नए ढंग से पहचानने लगते हैं। द्विवेदी जी की प्राचीन साहित्य और संस्कृति के पंडित हैं, फिर भी उनकी शैली बहुत सहज, अनौपचारिक और आत्मीय है। वे तद्भव ही नहीं, ठेठ क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग भी धड़ल्ले से करते हैं। अज्ञा के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कुट्टी चातन उपनाम से उनके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं। अज्ञा ने साहित्य, कला, संस्कृति जैसे विषयों पर गंभीर निबंध भी लिखे हैं। निबंधों में उनका चिंतक रूप उभरा है। आत्मनिबंध और भवंती उनके प्रतिनिधि निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र ने इस प्रकार के गंभीर चिंतनपरक निबंध अज्ञा जैसे पहले लिखे थे। जैनेन्द्र जी बाद में भी निबंध लिखते रहे। रामवृक्ष बेनपुरी और भदंत आनंद कौशलायन ने निबंध साहित्य की श्रीवृद्धि की। बेनपुरी जी सामाजिक उत्पीड़न से विक्षुब्ध होने वाले लेखक हैं, किंतु उनके निबंध भाव प्रवण होते हैं, जबकि कौशल्यायन उन्हीं समस्याओं को तर्कपूर्ण और सीधे साधे किंतु प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। गुलाब राय, दिनकर, नगेंद्र, विनय मोहन शर्मा, विजेंद्र स्नातक ने अधिकांशतः साहित्यिक निबंध लिखे। इंद्रनाथ मदान ने व्यक्तिपरक निबंध लिखे। इस युग के निबंधकारों में हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यपरक निबंधों को अपूर्व प्रतिष्ठा दी। उनके निबंधों के विषय प्रायः राजनीतिक, सामाजिक होते हैं। व्यंग निबंधों में इतनी पैनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय हिंदी में दुर्लभ था। उनके व्यंग निबंधों में व्यंग का साहित्यिक प्रतिमान स्थापित हुआ। व्यंग भी गंभीर साहित्यिक विधा में गणनीय हुआ। वस्तुतः स्वातंत्रोत्तर भारत की मानसिकता यदि कहीं निबंधों में व्यक्त हुई है तो परसाई के निबंधों में। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर संपूर्णानंद, राव संकृत्यायन आदि के अधिकांश निबंध सांस्कृतिक विषयों पर है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा के राजनीतिक या संस्मरणात्मक। क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित संस्मरण लिखने के लिए पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी दीर्घकाल तक हिंदी पाठकों द्वारा कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किए जाएंगे। पत्रकार की भाषा कितनी सटीक, चुस्त हो सकती। क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित संस्मरण लिखने के लिए पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी दीर्घकाल तक हिंदी पाठकों द्वारा कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किए जाएंगे। पत्रकार की भाषा जितनी सटीक, चुस्त हो सकती है, चतुर्वेदी जी के निबंधों की भाषा शैली से जाना जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह के व्यंग्यपरक निबंधों का एक संकलन बकलम खुद के नाम से प्रकाशित हुआ। धर्मवीर भारती का फुटकर निबंध संग्रह ठेरे पर हिमालय शीर्षक से छपा। पंडित विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय के निबंध सांस्कृतिक विषयों पर होते हैं। मिश्र जी भारतीय परंपरा के अच्छे जानकार हैं। कुबेरनाथ राय और विवेकी राय के निबंधों में लोक जीवन की ताजगी मिलती है और उसका आकर्षण भी। पढ़ते हैं इस युग की समालोचना।
स्वातंत्रोत्तर हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अधिकांश पूर्वलिखित शुक्लोत्तर समालोचक सक्रिय रहे। पंडित नंदलाल वाजपेयी ने जो कुछ लिखा वह आधुनिक साहित्य के विषय में है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत पर काम किया। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास काव्य की ललित मीमांसा, कालिदास की ललित योजना करते हुए काव्य रचना के विषय में कुछ मौलिक प्रश्नों को ध्यान आकृष्ट किया। इन आलोचकों का प्रभाव तो स्वातंत्रोत्तर हिंदी आलोचना पर है, किंतु इनके अधिकांश महत्वपूर्ण समालोचना ग्रंथ 1947 के पूर्व निकल चुके थे। व्यवहारिक आलोचना ये पहले कर चुके थे। इस कालखंड में इन्होंने सिद्धांत निर्माण का काम ज़्यादा किया। पंडित नंदलाल वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर और डॉक्टर नगेंद्र के सुमित्रानंद पंत और साकेत एक अध्ययन 1947 के पूर्व ही प्रकाशित हो चुके थे। इन आलोचकों की प्रारंभिक समालोचना शुक्ल जी से टकरा कर हुई थी। वाजपेयी जी और डॉक्टर नगेंद्र ने उनके छायावाद संबंधी विचारों की आलोचना की थी। द्विवेदी जी ने कबीर का मूल्यांकन शुक्ल जी से भिन्न प्रकार का किया और भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारणों के विषय में भी असहमति प्रकट की। वाजपेयी जी ने 1947 के बाद अधिकांश फुटकल साहित्यिक निबंध लिखे। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक साहित्य पर समीक्षात्मक निबंध लिखे। किसी एक कवि या ग्रंथ पर उनकी कोई पूरी पुस्तक नहीं आई। देव पर उनका शोध ग्रंथ अवश्य प्रकाशित हुआ। रस सिद्धांत की उन्होंने जीवनवादी व्याख्या की। पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अनेक ग्रंथों का संकलन किया गया। उनका ध्यान नए नए आलोचना ग्रंथों सिद्धांतों पर लगातार जाता रहा, जैसे बाद में नई समीक्षा का समाजशास्त्रीय अध्ययन और शैली विज्ञान पर भी उनकी किताबें आई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ठेठ आलोचक नहीं हैं। उनकी समीक्षा आलोचना का अनुशासन स्वीकार नहीं करती। आलोचना लिखते समय भी उनकी शैली ललित निबंधकार की होती है। वे रचना पूर्व बाह्यंतर कारणों एवं स्थितियों पर विचार ज़्यादा करते हैं। रचनाकार का वास्तविक आशय क्या है, इस पर बहुत ध्यान देते हैं। इसके लिए प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के ऐतिहासिक अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार से वे आलोचना के अनुशासन में भी न बंधें तो भी अर्थ का विस्तार करते हैं, जो कि आलोचना का वास्तविक क्षेत्र है। इसलिए द्विवेदी जी आलोचना शास्त्र का अनुसरण न करके भी श्रेष्ठ आलोचकों में गिने जाते हैं। मेघदूत एक कहानी इसलिए आलोचना की पुस्तक के रूप में उपादेय है। कालिदास की ललित योजना में उन्होंने कालिदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों की व्याख्या की। द्विवेदी जी की व्याख्या ऐसी होती है कि उससे काव्यार्थ की पहचान हो जाती है। अंतिम दिनों में द्विवेदी जी का ध्यान विभिन्न कलाओं के विकास के संदर्भ में कविता के उद्भव और विकास की ओर गया था। इसे समझाने के लिए उन्होंने मिथक, नृतत्व विज्ञान आदि का गंभीर अध्ययन करके कुछ निबंध लिखे, जिनका उपयोग कालिदास की ललित योजना में हो गया। स्वातंत्रोत्तर हिंदी आलोचना का विकास प्रधानतः प्रगतिशील और व्यक्तिवादी आलोचना के द्वंद्व से हुआ है। प्रगतिशील आलोचना समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती है। व्यक्तिवादी आलोचकों ने बहुत कुछ रूपवादी रुख अपनाया। इनका आग्रह इस रूप में भी प्रकट हुआ कि कृति की विशिष्टता को ध्यान में रखकर उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। सभी प्रकार की विचारधारा से परहेज और यथासंभव रचना से उसे दूर रखने का भी आग्रह व्यक्तित्ववादी आलोचना करती है। इस प्रकार की आलोचना अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती आदि के लेखों में मिलती है। इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें नई कविता की प्रवृत्तियों को रेखांकित करने का प्रयास है। उनके अनुसार लघु मानव को काव्य का विषय बनाना और कविता को राजनीतिक वादों से बचाए रखना नई कविता का प्रधान लक्षण है। अज्ञेय रचना की निजता, स्वायत्तता और बाहरी अतिवादों से साहित्य को बचाए रखने पर जोर दिया। अज्ञेय ने रचनात्मक भाषा शैली के प्रवाह पतित होकर फैशन या रीति बन जाने को रचनात्मकता के लिए हानिकारक बताया। धर्मवीर भारती ने अपनी पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में प्रगतिवादी रचना दृष्टि का विरोध किया। साहित्य की आलोचना दृष्टि इतिहास निरपेक्ष नहीं है। वे हिंदी साहित्य की परंपराओं का महत्व समझते हैं। समीक्षा करते समय उनका ध्यान लोक जीवन और साहित्य पर भी रहता है। उन्होंने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, शमशेर की कविताओं की बनावट आदि विचारोत्तेजक आलोचनात्मक निबंध लिखे, जिनकी गूंज बहुत देर तक बनी रही। उनकी मृत्यु 1983 के उपरांत जायसी पर उनका समीक्षात्मक ग्रंथ जायसी प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी चर्चित हुआ। इसमें शाही ने जायसी को शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है। यह समीक्षा पुस्तक सृजनात्मक समीक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है।
प्रगतिशील आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, चंद्रबली सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह प्रमुख हैं। शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त ने प्रगतिवादी दृष्टि से अनेक रचनाकारों, कृतियों और जनवादी समस्याओं पर फुटकर निबंध लिखे। इनकी भूमिका लेखकों और पाठकों को मार्क्सवादी चिंतन से परिचित कराना या उन्हें प्रेरित करना है। प्रारंभ में प्रगतिशील आलोचना परंपरा का विरोध करने में संयम कम बरतती थी। रामविलास शर्मा ने परंपरा का उचित मूल्यांकन करके प्रगतिशील समीक्षा को हिंदी की जातीय साहित्यिक परंपरा से जोड़ा। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर परिश्रम पूर्वक गंभीर पुस्तकें लिखकर प्रगतिवादी आलोचना को प्रतिष्ठित किया। निराला पर पहला लेख उन्होंने 1934 में लिखा था। तब से लगभग 40 वर्षों तक वे साहित्य का अध्ययन मनन करते रहे। इसका परिणाम निराला की साहित्य साधना के 3 खंड हैं। डॉक्टर शर्मा ने निराला के व्यक्तित्व और साहित्य में अंतःसंबद्धता एवं अन्योन्याश्रय संबंध देखा है। निराला की साहित्य साधना खंड 2 में निराला साहित्य की समालोचना है। डॉक्टर शर्मा ने निराला के काव्य की समालोचना स्थापत्य को ध्यान में रख कर की है, जिसमें शब्द और अर्थ की विविध रूपता को एक भवन के आकार की तरह देखा जाता है। निराला की कविताओं को दुरूह समझा जाता रहा है, इसके लिए उनका उपहास भी किया जाता था। डॉक्टर शर्मा ने उनकी कविताओं में निराला का विश्वबोध, तार्किकता, अर्थसंगत खोजी उन्हें अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि बताया। निराला के कला पक्ष की विवेचना करते हुए डॉक्टर शर्मा ने आधुनिक समीक्षा के क्षेत्र में प्रचलित प्रायः सभी आलोचना पद्धतियों का उपयोग किया है। उन्होंने हिंदी आलोचना को अनुचित रूपवादी आग्रह और वस्तुवादी एकांगिकता से बचाकर उनकी समर्थ परंपरा का विकास किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आग्रहों और निष्कर्षों से सर्वत्र सहमत होना असंभव है। पंक्त, मुक्तिबोध, राव सांकृत्यायन, यशपाल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जो उन्होंने लिखा है वह उनकी आलोचना का दुर्बल एवं एकाकी पक्ष है। डॉक्टर नामवर सिंह ने मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। हिंदी के समकालीन लेखन को वे सर्वाधिक प्रभावित करने वाले समालोचक हैं। अनेक भाषाओं के साहित्य पर उनकी निगाहें रहती है, जिससे उनका साहित्य चिंतन पुष्ट होता रहता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने समय समय पर समसामयिक साहित्य की अनेक समस्याओं पर विचार करते हुए अनेक लेखों के अतिरिक्त छायावाद, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तकें लिखी हैं। अंतिम पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन पर है। इसके अतिरिक्त उनके लेखों का एक संकलन इतिहास और आलोचना नाम पहले से प्रकाशित हो चुका है। छायावाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय कहा, जिसमें राष्ट्रीय जागरण की भावना केंद्र में थी। इस पुस्तक में उन्होंने छायावाद के भाव और कला पक्ष की विविध प्रवृत्तियों का विवेचन करके छायावाद के ऐतिहासिक महत्व एवं काव्य उत्कर्ष की व्याख्या की। कहानी, नई कहानी का महत्व इस बात में है कि इस पुस्तक के द्वारा हिंदी में कहानी आलोचना की गंभीर परंपरा प्रारंभ हुई। हिंदी आलोचना इसके पूर्व प्रधानतः कविता की आलोचना थी। उपन्यास की थोड़ी बहुत समालोचना हुई भी थी, किंतु कहानी की गंभीर आलोचना नहीं के बराबर थी। इसके द्वारा नई कहानी आंदोलन प्रतिष्ठित एवं परिभाषित हुआ। इसमें नई कहानी और पुरानी कहानी का अंतर बताया गया और प्रमुख हिंदी कहानियों की विवेचना व्याख्या की गई। कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह वस्तुतः नई कविता की ही विवेचना करते हैं। इसमें कविता का विश्लेषण करने में सहायक विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों की व्याख्या नई कविता की व्यवहारिक आलोचना की प्रक्रिया में की गई। कविता की परिभाषा रस, अनुभूति की प्रामाणिकता, व्यंग, जटिलता और तनाव, प्रतीक, बिंब आदि को समकालीन बोध एवं हिंदी की समकालीन कविता के संदर्भ में समझाया गया। उर्वशी पर हुए विवाद को मुद्दा बनाकर नए और पुराने बोध का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और अंत में मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की व्याख्या करके मानो इस पुस्तक के प्रस्तावित प्रतिमानों को परिलक्षित कर लिया गया है। मुक्ति बोध प्रधानतः कवि थे, किंतु उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। कामायनी को बृहद फैंटेसी कहा और मन को ध्वस्त होती सामंती व्यवस्था का प्रतीक। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी आलोचना कृति
विचारोत्तेजक थी, किंतु अब वह मान हो चले। मुक्तिबोध ने पंत, त्रिलोचन, शमशेर, दिनकर की उर्वशी आदि पर मौलिक विचार प्रस्तुत करके अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। रचना प्रक्रिया संबंधी उनके विचार उनके सूक्ष्म काव्य चिंतन का परिचय देते हैं। तो यह थे छायावाद का पतन। बहुत बार पूछता है डॉक्टर देवराज का। डॉक्टर रामस्वरूप चित्रगिरी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इन दोनों विषयों पर डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने प्रचुर जानकारी। पुस्तक की आलोचना पत्रिका के संपादक रविंद्रनाथ श्रीवास्तव हैं। अब इस युग की साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। तो इसके साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं हिंदी के विविध आंदोलन और साहित्यिक प्रवृत्तियों को उद्भूत एवं सक्रिय करने में पत्रिकाओं की अग्रणी भूमिका रही है। हरिश्चंद्र पत्रिका, कविवचन सुधा, सरस्वती, माधुरी सुधा, हिंदी प्रदीप, मतवाला, विशाल भारत हंस, रूपाबादी का नाम एक साहित्यिक प्रवृत्ति और रीत-सिलसिला। हिंदी साहित्य की सर्जना और बोध की प्रक्रिया पत्रिकाओं के माध्यम से ही संचालित और अभिव्यक्त हुई। स्वातंत्रोत्तर भारत में हंस, प्रतीक, कल्पना, वसुधा, नई कविता, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं ने साहित्य को विकसित एवं प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पत्रिकाओं में कहानी और नई कहानियाँ विशेष उल्लेखनीय है। स्वतंत्रोत्तर भारत की साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन के क्षेत्र में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे परंपरा का पालन यदि किसी साहित्यकार ने किया है तो श्री भैरव प्रसाद गुप्त ने। उन्होंने कहानी एवं नई कहानियाँ के माध्यम से हिंदी कहानी के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। तो नई कहानी और कहानी के विकास में भैरव प्रसाद गुप्त ने अनुदान दिया है। कालांतर में हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला। उसका कारण यह है कि हिंदी पत्रकारिता भी पूंजीपतियों के कब्जे में आ गई। लघु पत्रिकाएं प्रायः प्रगतिशील साहित्यकारों ने निकाली। यदि लघु पत्रिका कोई पत्रकारिता आंदोलन था तो इसके प्रवर्तन का श्रेय श्री विष्णुचंद्र शर्मा को मिलना चाहिए। उन्होंने कवि नामक पत्रिका 1958 में काशी से संपादित की। इसका साहित्यिक स्तर ऊंचा था। दस्तावेज, वाम, पहल, अब, उत्तरसती, उत्तरार्ध, गीत और कथन कुछ अन्य चर्चित पत्रिकाएं हैं। 1968 से आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में फिर से प्रकाशित होने लगी 68 से। इसके प्रथम संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान थे। समीक्षा की ही एक अन्य पत्रिका समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के संपादन में आगरा से कुछ दिनों तक निकलती रही। श्री नेमीचंद्र जैन ने नटरंग नामक नाट्य पत्रिका का संपादन किया। सरकार भी साहित्य को प्रोत्साहन देने और उसका प्रचार करने के उद्देश्य से कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं निकाल रही। इसमें आजकल प्रमुख है मध्य प्रदेश सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में सक्रिय हुई है। भोपाल से पूर्वग्रह और साक्षात्कार नामक स्तरीय पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। साहित्य अकादमी की ओर से सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत करने वाली समकालीन भारतीय साहित्य प्रकाशित हो रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में सम्मेलन पत्रिका और नागरिक प्रचारी सभा की ओर से नागरिक प्रचारी पत्रिका भी अपना काम कर रही है। उसके बाद है अन्य गद्य विधाएँ। तो अन्य गद्य विधाएँ हैं रिपोर्टाज। सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रांगे राघव ने अकाल पीड़ित बंगाल का दौरा करके तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज लिखा। और वस्तुतः यह विधा अखबार के रपट के बहुत नज़दीक है। इसका उद्भव भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साहसी पत्रकारों के रपटों से हुआ। इस विधा में अमृत राय की लाल धरती, भगवत शरण उपाध्याय के इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे की गणना हो सकती है। नरोत्तम नागर, रामशरण शर्मा मुंशी आदि ने अनेक सफल रिपोर्टाज लिखे। अस्क ने पहाड़ों में प्रेम में संगीत, भदंत आनंद कौशल्यायन देश की मिट्टी बोलती है, शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा और बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान विष्णुकांत शास्त्री ने युद्ध संबंधी रिपोर्टाज लिखे। इसी युद्ध पर धर्मवीर भारती के रिपोर्टाजों का संग्रह ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से भी प्रकाशित चर्चित हुआ। आजकल रेडियो दूरदर्शन से अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिन्हें रिपोर्टाज कह सकते हैं। रेणुजल, धनजल, फणीश्वरनाथ रेणु के संस्मरणात्मक रिपोर्टाजों का संकलन है। अगली विधा है आत्मकथा। तो हिंदी के पहले आत्मकथा जो लेखक हैं वह है बनारसी दास ने अर्धकथानक नाम से लिखी है। और
आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्मकथा सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने लिखी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूलतः गुजराती में और नेहरू जी ने मेरी कहानी मूलतः अंग्रेजी में लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंडों में लिखी। राहुल सांकृत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा नाम से 3 खंडों में लिखी। यशपाल ने सिंहावलोकन को भी आत्मकथा ही कोट में रखा जाएगा। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा भी उल्लेखनीय है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा 2 खंडों में, अपनी धरती अपने लोग हैं। फिर जीवनी है अगली विधा। तो जीवनी भी आधुनिक साहित्य में भारतेंद्र की जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखी। फिर प्राचीन और महापुरुषों और प्रेरणाप्रद व्यक्तियों की जीवनियाँ लिखी गई। स्वतंत्रता के उपरांत जो उल्लेखनीय जीवनी साहित्य हिंदी में लिखा गया उसमें चंद्रशेखर शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना 3 खंड, अमृत राय का कलम का सिपाही जो कि प्रेमचंद के बेटे हैं, विष्णु प्रभाकर का शरद चंद्र जी की जीवनी आवारा मसीहा, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित मुक्तिबोध की जीवनी, मुक्तिबोध की आत्मकथा प्रसिद्ध है। उसके बाद है पत्र साहित्य। तो पत्र साहित्य में सबसे पहले होते हैं बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे, काल्पनिक पत्र का संग्रह है। उसके बाद हजार प्रसाद द्विवेदी के पत्र चर्चित हुए हैं। रामविलास शर्मा का पत्र मित्र संवाद और नेमी चंद्र जैन का पाया पत्र तुम्हारा पत्र साहित्य के रूप में चित्रित हुए। उसके बाद है ज्ञान का साहित्य। तो स्थानीय भारत में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के साहित्य का विकास हो रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से काम 1900 के आसपास ही प्रारंभ कर दिया था। इस युग में राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय, जयंत विष्णु नार्लिकर, गुड़ाकर मूले ने आदि विशेष कार्य किए हैं। और लोग हैं, नाम पढ़ सकते हैं, इतने सारे हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन की दृष्टि से विशेष से उल्लेखनीय है। और इसी में काशी द्वारा प्रकाशित विश्वकोश है, साहित्य कोश है। 1998 में समानांतर कोश हिंदी थिसारस का प्रकाशन एक उल्लेखनीय घटना है। अरविंद कुमार ने इसको तैयार किया है। इसके बाद है रेखाचित्र या संस्मरण। रेखाचित्र और संस्मरण। रेखाचित्र और संस्मरण भी आधुनिक गद्य विधा है। रेखाचित्र को हम शब्दचित्र भी कहा जाता है। हिंदी रेखाचित्र में साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। 1947 में स्मृति की रेखाएं जब देश आज़ाद हुआ, जो संस्मरण और रेखाचित्र दोनों है। इसके पूर्व 1941 में उनका अतीत के चलचित्र प्रकाशित हो चुका था। महादेवी जी ने उपेक्षित एवं शोषित व्यक्तियों को इन संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में अपार ममता दी है। इनसे महादेवी जी का भी अतरंग व्यक्तित्व उजागर होता है। और रामवीर बेनीपुरी की माटी की मूर्ति भी रेखाचित्रों के संकलन के रूप में चर्चित हुई। शिव पूजन सहाय का संस्मरण संकलन वे दिन वे लोग 1945 में प्रकाशित हुआ। उपेंद्र नाथ अस्क ने मंटो संबंधी संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन 1957 के आसपास प्रकाशित कराया। संस्मरण और लिखने वालों में प्रसिद्ध पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों, नेताओं एवं साहित्यकारों के प्रेरक संस्मरण लिखे। शिवरानी देवी लिखित प्रेमचंद घर में संस्मरण साहित्य की अनूठी कृति मानी जाती है। विष्णुचंद्र शर्मा ने इन लोगों के मध्य नाम से एक संस्मरणात्मक पुस्तक लिखी। श्री राय कृष्णदास ने भारतेंद्र से संबंधित अनेक दुर्लभ संस्मरण लिखकर प्रकाशित कराए। काशीनाथ सिंह ने काशी का 80, रविंद्र कालिया ने गालिब छोटी शराब और कांति कुमार जैन ने तुम्हारा परसाई नाम से अच्छे संस्मरण ग्रंथ लिखे। इसके बाद है इनके जो पुस्तक में दिया गया अंतिम यात्रा वृतांत। इस युग में लेखकों ने सुंदर यात्रा वृतांत लिखे। आधुनिक युग में भी इसका भी प्रवर्तन भारतेंदु ने किया। था। प्रमुख यात्रा वृतांत लेखक और उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। राव सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र, मिर्ची ने यात्रा, किन्नर देश में आदि। भगवत शरण उपाध्याय का वो दुनिया, सागर की लहरों पर, अज्ञे का अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यशपाल का लोहे की दीवारों को दोनों ओर, स्वर्गोद्यान बिना सांप, रामवीर बेनीपुरी का पैरों में पंख बांध कर, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, और प्रभाकर द्विवेदी का पार उतरी कह जइयों धूप में सोई नदी। अभी हाल में ही अमृतलाल बेगड़ का सौंदर्य नदी की नर्मदा प्रकाशित हुआ है। कृष्णनाथ ने भी पठनी यात्रा
वृतांत, लद्दाख में राग विराग, स्पीति में बारिश लिखे हैं। तो यह समाप्त हुआ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। एक दिन डिस्टर्ब हो गया, नहीं पढ़ पाया, तो आज मैंने 11वां दिन था, मैंने सोचा किसी भी तरह करके रात तक तो इसको पूरा ही कर दूँगी। तो इसको लिखने में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो सहायक ग्रंथ की सहायता ली वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नागरिक प्रचारित सभा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली। हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये जो 7 पुस्तकें हैं जिनकी सहायता से डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा। तो यह मैंने पूरा पढ़ा और पढ़कर एक वीडियो बनाया, उसका एक दिखा सकते हैं शुरुआती पेज। तो यह है वीडियो का शुरुआती पेज। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि इससे मुझे भी थोड़ी रुचि जागी और मैं इसको 11 दिन में पूरा पढ़ी। और यह देख सकते हैं इनका लेखक परिचय जो नए हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ध्यान से सुनें और अपने शब्दों में, अपने हैंडराइटिंग में, अपने कॉपी में नोट बनाएं। जब तक आप नोट नहीं बनाएंगे तब तक पढ़ नहीं पाएंगे, याद नहीं हो पाएगा। कम से कम किसी चीज़ को 5 बार सुने या 5 बार लिखें या 5 बार पढ़ें। तो यह था हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। अंतिम में थोड़ा मैंने स्टार्ट किया क्योंकि रात हो गई थी, मेरा बेटा सोने के लिए रो रहा था, इधर उधर घूम रहा है, लेकिन मैंने सोचा था इसको पूरा कर दूँगी। तो थोड़ा सा इसको मैंने स्टार्ट किया है। पेज तो मैंने दिखा दिया है, बस ये है कि थोड़ा पढ़ा कम है। ये पेज जो है, इस पेज में ये पेज मैंने कम पढ़ा है, तो आप रोक करके पढ़ सकते हैं खुद से भी। डॉक्टर देवराज का छायावाद का पतन बहुत बार पूछा गया है। और एक और रचना तो मैं बताना चाहती हूँ, चरणदास चोर पूछा हुआ था तब TGT 2021 में कि TGT 2021 में हबीब तनवीर का है, चरणदास चोर है, पूछा हुआ था। और एक और कोई रचना थी, अभी देखी है मुझे पर याद नहीं आ रहा, ये भी इसी में से पूछा गया था, TGT में ही। तो ध्यान से पढ़िए। और ये देखिए कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है और नई कविता के प्रतिमान है लक्ष्मीकांत वर्मा ने। किसी के चैनल पर मैंने सुना था, ध्यान नहीं आ रहा, लक्ष्मीकांत वर्मा ने, अनुराग सर के या फिर किसी एक और सर है जो नाम नहीं याद आ रहा, नई किसी को मैंने दिन पढ़ा था, क्वेश्चन पूछे थे। तो लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमान और कविता के प्रतिमान क्या है, नामवर सिंह का है। तो इस बात को ध्यान रखें, इसको नोट कर लें क्योंकि पूछ सकता है कई बार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।